Hello friends and welcome back to Heroes and Classes। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में जानने। दोस्तों, डायरेक्टली हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डिफरेंसेस क्या है ना। तो दोस्तों अब देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड के नीचे एक छोटा सा लाइन बना हुआ है ना। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्या है कि ये एक नॉर्मल सा एक लीनियर फैशन में बना हुआ लाइन है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रोटीन है जो लीनियर फैशन में है। तो अगर ये लीनियर फैशन में है और इसका जो भी है, मतलब कहने का मतलब कि बिल्कुल एक अरेंजमेंट में है। पहले अमाइन है, फिर अल्फा कार्बन है, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर अमाइन है, फिर अल्फा कार्बन है, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस तरह से ये एक लगातार एक अरेंज्ड है, चेन में अरेंज्ड है। और इसका कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ, है ना, कहने का मतलब इसका कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अमाइन का हो गया, कार्बोक्सिलिक का हो गया, हाइड्रोजन ही हो गया, या दूसरा साइड चेन जो हो गया, वो किसी दूसरे वाले से, है ना। मतलब मान लिया कि अगर कोई नंबर 1 2 3 इस तरह से क्या है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, तो एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू नंबर थर्ड या फोर्थ वाले अमाइनो रेसिड्यू से क्या नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन जैसे ही हम उस जगह पे आते हैं जहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट वे में कि हमारा जो साई और फाई बॉन्ड होता है ना, जो हमारा साई और फाई बॉन्ड होता है, वो जब आपस में, यानी बैकबोन का जो एटम्स है, वो जब आपस में इंटरैक्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है, तब वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि ये और ये। ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो साइड चेन होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये जो साइड चेन है और ये जो साइड चेन है, ये इन्वॉल्व नहीं हो। जब साइड चेन इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब साइड चेन इन्वॉल्व हो जाता है किसी बॉन्डिंग में, तो वो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो पहला फिगर है लेफ्ट साइड में, वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एक रिबन की तरह से है, जो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में घुमा हुआ है ना। या कह सकते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ क्या हो, मुड़ा हुआ हो, तो ये लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन कहलाता है। और जब क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ा हुआ हो तो राइट हैंडेड कन्फर्मेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड में ये कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं ये ऐसा और ये ऐसा नहीं हो पाता है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस सिंपल सा है, क्योंकि एटम्स में स्टीरिक हिंड्रेंस मौजूद होते हैं जो कि इसको ऐसा करने से रोकते हैं। और यही कारण है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें लेफ्ट हैंडेड कंफर्मेशन देखने को मिला और वो राइट हैंडेड फॉर्म में नहीं जाता है ना। दूसरी बात हम करते हैं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तो करता है हाइड्रोजन का, लेकिन कैसा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करता है। तो देखते हैं कि ये एन, है ना, मान लीजिए कि अगर एक
ये जो है मान लीजिए ये 25 अमाइनो एसिड का बना हुआ है और इसमें हम ये जो है ये चौथा अमाइनो एसिड है, CO जो है ये 4th अमाइनो एसिड है। तो इससे यानी कि 4th से +4 यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 = हो जाता है हमारा 8, है ना। तो ये जो है हमारा 8 वाले के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 वाले के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 8th एटम के साथ। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इसके अरेंजमेंट में ये होता है कि एक तो N होता है और दूसरा N+4 के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गया किसके किसके बीच में, N और N+4 के बीच में। फिर तो राइज ऑफ द हेलिक्स क्या है, राइज ऑफ द हेलिक्स कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, अल्फा हेलिक्स है, जो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। जहां पर मैं लेफ्ट फिगर सेकंड डाउन में जो है वो उस फिगर की बात कर रहा हूँ, वो 360 डिग्री पे एक टर्न लेता है और वो 360 डिग्री पे जहाँ पे टर्न लेता है उस डिस्टेंस को कहते हैं हम पिच, जो 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना, 5.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो और यहाँ पर कितने रेसिड्यू होते हैं, यहाँ पर 3.6 रेसिड्यू एक टर्न में होते हैं। तो ये जब टर्न लेता है तो इसमें 3.6 रेसिड्यू है, तो एक टर्न में जो एक अमाइनो एसिड है उसका कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक अमाइनो एसिड कितना डिस्टेंस में वो फैला रहता है, तो हम कहते हैं राइज ऑफ द हेलिक्स। तो जानते हैं कि 5.4 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न है और मतलब डिस्टेंस है इसके बीच में, और 3.6 रेसिड्यू है, तो 5.4 डिवाइडेड बाई 3.6, तो कहने का मतलब 1.5 क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस हो गया हर एक अमाइनो एसिड का, कितना हो गया, 1.5 एंगस्ट्रॉम का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गेट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक रेसिड्यू कितना एंगल कवर करता है, तो 360 डिग्री का एक टर्न और 3.6 रेसिड्यू पर टर्न, यानी हर एक टर्न में जो हर एक अमाइनो एसिड जो होता है वो करीबन 100 डिग्री का क्या करता है, एंगल कवर करता है ना। फिर हम बात करेंगे कि जैसा कि पॉइंट नंबर हम 5 की बात करते हैं कि वैलीन और आइसोल्यूसिन और थेरियोनिन जो होता है वो हेलिक्स में फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये फिक्स हुआ तो हेलिक्स का कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद ये अल्फा हेलिक्स नहीं रह जाएगा। दोस्तों याद कीजिए कि हमने बात की थी कि जब अमाइनो एसिड का पहला चैप्टर ग्लाइसिन की बात की थी और प्रोलीन की बात की थी, तो हमने बात की थी कि ग्लाइसिन, इवन क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने बात की थी कि ग्लाइसिन और प्रोलीन क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है अगर उसका नंबर बढ़ा किस में, अल्फा हेलिक्स में। तो और वही बात हम यहाँ करेंगे कि ग्लाइसिन और प्रोलीन जो होता है अगर इंक्रीज किया अल्फा हेलिक्स में तो रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन की तरफ जाएगा, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ वो जाने की कोशिश करेगा, है ना। फिर हम बात करते हैं कि तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, है ना। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा हमारा ईमेल, ईमेल वो जीमेल वाला नहीं, याहू वाला भी नहीं, और नहीं किसी और वेब का। ये ईमेल का मतलब हुआ, जहाँ ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ग्लूटामिक एसिड, एम का मतलब है मेथियोनिन, ए का मतलब है एलानिन और एल का मतलब है ल्यूसीन। तो ये जो होते हैं ये अल्फा हेलिक्स में स्टेबलाइजर का काम करते हैं और इंक्रीज करते हैं अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को, है ना।
फिर हम बात करते हैं कि अगर अपोजिट चार्ज होता है अल्फा हेलिक्स में, तो अगर अपोजिट चार्ज होता है तो अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। तो जाहिर सी बात है कि वैसे में कन्फर्मेशन बना रहेगा और स्टेबलाइज्ड रहेगा, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और वही अगर चार्ज सेम होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो कन्फर्मेशन में चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर n और n+4 जो है ना, वो दोनों का दोनों कैसा हो, हाइड्रोफोबिक हो। तो अल्फा हेलिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और अगर हाइड्रोफोबिक हुए तो n और n+4 पे अगर हाइड्रोफोबिक हैं तो ये भी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। उसी प्रकार से जब नेगेटिव चार्ज एन टर्मिनल पे आ जाए, एन टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ आए और एक डाइपोल बनाए। उसी प्रकार से सी टर्मिनल के पास कोई एक डाइपोल बना के वहां पे पॉजिटिव चार्ज बना दे, तो वैसे स्थिति में भी क्या होगा, डाइपोल बनने के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार से है ना, जो चैनल फॉर्मिंग मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये अल्फा हेलिक्स है और ये चैनल फॉर्म करने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिपीटेशन होगा। दो अल्फा हेलिक्स जो होंगे, है ना, दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो होंगे वो कैसे होंगे, पोलर होंगे, और दो जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो यही बात होती है ना। अगर बिगर पैचेस है किसके, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू के, तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में देखने को मिल जाता है ना। अगर बिगर पैचेस है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू के तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में इजीली देखने को मिल जाता है। और अगर हीट से डीनेचुरेशन शुरू हुआ है अल्फा हेलिक्स का, तो डीनेचुरेशन में अल्फा हेलिक्स जो होता है वो पहले डीनेचर करेगा, रैंडम कॉइल कन्फर्मेशन करेगा, किसके कंपैरिजन में, तो अगर बीटा शीट है तो, है ना, अगर बीटा शीट है तो उसके कंपैरिजन में वो पहले डीनेचर करेगा। प्रोलीन जो होता है एक प्रकार से किंक पैदा कर देता है। मान लीजिए ये अल्फा हेलिक्स है, मैं एक अल्फा हेलिक्स बना रहा हूँ जो आपको शायद बाद में देखने को मिले। तो वहां पे वो किंक क्रिएट करता है और इस कारण से अल्फा हेलिक्स का कंफर्मेशन चेंज हो जाता है, वहां पे एक एटम क्रिएट हो जाता है ना। तो ये रीज़न है। अब दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अमाइनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म वन वर्ड जो एब्रीविएशन है या थ्री वर्ड एब्रीविएशन है जो नहीं जानते हैं, वो जान सकते हैं हमारा पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसको देखकर, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड गेट ICMR और IISc बैंगलोर के, तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के भी वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट नीचे ज़रूर करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग हीरोज एंड क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।